लास्ट लेक्चर में हमने लाइन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, P इक्वल टू एम इंटू वी, क्लियर है। और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन की वजह से जल्दबाजी में मोमेंटम की जगह प्रेशर निकल गया, ठीक है। और बाद में कमेंट्स आया था, मैंने उस वीडियो को देखा, जल्दबाजी निकल गया वो। बट हम लाइन ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे थे तो जो परिभाषा लिखेंगे वो लाइन ऑफ मूवमेंट की लिखेंगे, क्लियर है। तो लाइन ऑफ मूवमेंट की जगह प्रेशर निकल गया मुझे, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक। लाइन ऑफ मूवमेंट बताया था, लाइन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, लाइन ऑफ मूवमेंट P इक्वल टू कितना आया था, m इंटू v, मतलब मास और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है हमारा क्या, लाइन ऑफ मूवमेंट, क्लियर। ये एक वेक्टर राशि होती है, बता दिया था उस दिन, ये एक वेक्टर राशि है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट मास का यूनिट कितना आता है, kg, और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है। तो अगर हम लाइन ऑफ मूवमेंट की बात करें तो इसका यूनिट क्या आएगा, kg मीटर प्रति सेकंड, क्लियर। तो लाइन ऑफ मूवमेंट हो गया था। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइन ऑफ मूवमेंट, ठीक, क्या होता है बेटा, ठीक, लाइन ऑफ मूवमेंट के कंजर्वेशन, ठीक। तो लॉ क्या होता है, लॉ में हमने बताया कि यदि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अनुसार क्या है कि यदि कोई वस्तु अपने गतिमान अवस्था में है तो वो हमेशा गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, क्लियर है। न्यूटन का पहला नियम है, और न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि F इक्वल टू एम, क्या आता है दूसरा नियम, F इक्वल टू एम, यही बात है। अगर हम इसको डेरिवेशनल फॉर्म में हमने लिखा था और उसको जब सॉल्व किया था तो हमने बताया था कि जो सेकंड नियम है वो जो आता है कि रेट ऑफ मूवमेंट क्या होता है, किसी उसका लाइनर मूवमेंट या पी जो होता है वो उसके रेट के जो बल होता है एफ, वो उसके मूवमेंट के रेट के बराबर होता है, ठीक। मूवमेंट के रेट के जब p के सापेक्ष उसका रेट निकालेंगे वो काय के बराबर होता है, वो f के बराबर होता है। ये आया था हमारा डेरिवेटिव मूवमेंट। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नियम। कौन सा नियम है, लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नियम। और पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, क्लियर है, क्लियर है। तो ये दोनों नियम के अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्लियर, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि यदि किसी बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करते, क्या, एक्सटर्नल फोर्स, यदि किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम यूज नहीं करते तो उसका जो लाइनर मूवमेंट होता है, लाइनर मोमेंटम P होता है वो कैसा रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक, कैसा रहता है, कंजर्व्ड रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है, कुछ भी कह सकते हैं हम, ऐसा रहता है, कंजर्व्ड रहता है। यदि किसी उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो किसी बॉडी पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो उसका जो P संवेग होता है वो कैसा रहता है, वो कंजर्व्ड रहता है, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम पहला नियम जो है, किसी वस्तु को वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, और अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। ये तो पहला नियम कहता है, ठीक। अब लेते हैं फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, F इक्वल टू एम ए, क्लियर, F इक्वल टू dt अपॉन dt। क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ ये तो कहता था जब डेरिवेशनल फॉर्म आया उसका कि जो संवेग था उसका जो रेट है उसी को उस बल का फॉर्म कहते हैं, उसका बल कहते हैं। किसी बॉडी का जो बल होता है
वो उसके संवेग के रेट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, F बराबर dp अपॉन dt। अब हम क्या करते हैं कि हमने कंजर्वेशन पढ़ा है। कंजर्वेशन में क्या पढ़ा है? कंजर्वेशन में हमसे ये कहा गया है कि हम कोई एडिशनल फोर्स यूज नहीं करते। ठीक, इफ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, कंजर्वेशन। ठीक, कंजर्वेशन लॉ की तरह जब तरीके से लगाएंगे तो हम F बराबर क्या रख देंगे? F बराबर हम 0 रख देंगे। जब F बराबर 0 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं dp अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? तब dp अपॉन dt इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर हम इसको इंटीग्रेट करें। अगर इंटीग्रेट, ठीक, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ p बचेगा केवल, क्योंकि d अपॉन dt तो चला जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचती है तो बचता है कांस्टेंट। क्या बचता है? कांस्टेंट। ठीक है, बचेगा कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर p क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक, अब क्योंकि हमने लाइनर मोमेंटम पढ़ा है, लाइनर मोमेंटम p बराबर कितना होता है? p बराबर होता है सर m और v। p बराबर कितना होता है? m और v। तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि m इंटू v इक्वल टू कैसा होगा? कांस्टेंट। कैसा होगा? m इंटू v इक्वल टू कांस्टेंट। मास को हम पहले ही पढ़ चुके। मास कैसा रहता है? मास हमेशा कांस्टेंट कैसा रहता है, क्योंकि न्यूटन ने मास को ऑलवेज कांस्टेंट माना। जब m बराबर कांस्टेंट है तो v बराबर कैसा हो जाएगा? v बराबर भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। मतलब v का मतलब है वेलोसिटी। v का मतलब है वेलोसिटी। कोई भी पद या कोई भी कण या कोई भी बॉडी अगर किसी वेलोसिटी में है तो वो वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी? वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो। जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जिस वेलोसिटी में वो गतिमान है उसी वेलोसिटी में वो हमेशा गतिमान रहेगा जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर हमने सेकंड ला लिया, यहाँ सेकंड ला से हमारे क्या निकला है? फर्स्ट ला निकला है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई मतलब अगर कोई पिंड गतिमान अवस्था में है, जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो वो वैसे ही जाता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। क्लियर? तो जब वो वैसे जाता रहेगा तो ये नियम कौन सा है? ये नियम है न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन के पहले नियम में क्या है? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखिए यहाँ से सेकेंड लॉ लिया हमने और यहाँ पर क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज वेयर ऑफ फर्स्ट लॉ। वेयर ऑफ फर्स्ट लॉ मतलब जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है, पहला नियम है, वो दूसरे नियम के ऊपर ही आधारित है। क्लियर है? ये आता है, थोड़ी इसकी आती है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार। अब हम क्या करते हैं? हम दो पार्टिकल लेते हैं। ठीक, माना दो पार्टिकल, माना दो कण। ठीक, जिनके द्रव्यमान कितने हैं? जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। ठीक, मान लिया दो कण है, एक हीरा और एक हीरा। इसका द्रव्यमान कितना है? m1 और इसका m। क्लियर? एक दूसरे की तरफ से क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक, इसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F12 और इसका फोर्स कितना होगा? F21। मतलब इसका जो फोर्स है M1 का जो फोर्स है, 1 पॉइंट का जो फोर्स है वो काय के अनुसार है? वो 2 के अनुसार है, मतलब M2 के अनुसार। और इसका ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 2 पॉइंट पर जो
फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, 1 के अनुसार। क्लियर? ओके। तो अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। कहीं पर भी कोई भी क्रिया होती है तो उसकी एक बराबर और विपरीत में एक प्रतिक्रिया होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर एक फोर्स F12 लग रहा है ना, M1 पर एक फोर्स लग रहा है F12, M1 पर 1 फोर्स लग रहा है 2 फोर्स की वजह से, तो वो F21 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मान लो आगे क्रिया हो रही है तो वहां पे क्या वो F21 एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कैसे होती है? विपरीत। तो ऐसे क्या करेंगे हम, माइनस F21 5। क्लियर? अगर हम इसका पक्षांतर करें तो कितना हो जाएगा, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? F फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम dp/dt ले सकते हैं फ्रॉम द मोमेंटम। द रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्लियर? द रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स को न्यूटन के द्वितीय नियम से होता है। ठीक, और ये भी आ जाएगा और ये भी dp/dt बराबर 0 है। क्लियर? आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 1 2 है, 1 पर फोर्स 2 की वजह से, तो मोमेंटम का आएगा 2 का आएगा। यहाँ पर 2 पर फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो मोमेंटम का आएगा 1 का। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर क्या आपको कॉमन ले सकते हैं, d/dt यहाँ कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, P2 प्लस P1 इक्वल टू कितना है, 0 है। अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन अप्लाइंग ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, P1 प्लस P2 या P2 प्लस P1 इक्वल टू 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 का इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है। क्या आएगा, कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में किसी भी दो पार्ट के दोनों लाइन मोमेंट का योग हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पिंड पर या जब किसी पार्टिकल पर हम फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से अप्लाइड हुआ, अच्छी तरीके से लागू हुआ। अच्छी तरीके से लागू होने का मतलब है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा, क्लियर, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही, तो हमेशा जो लाइनर मूवमेंट रहता है, वो टोटल लाइनर मूवमेंट हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है या ऑकर रहता है या कंजर्व रहता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है? ओके।